मणिपुर जल रहा है और जल रही है अलग अलग समुदायों के बीच हंसी खुशी के साथ रहने की डोर, और जलकर राख हो रहा है एक सपना कि पुरानी गिले शिकवे मिटाकर हंसी खुशी के साथ रहेंगे नागा, मैतेई और कुकी समाज के लोग। लेकिन अभी भी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि हमारा संविधान, हमारी सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार वापस से भारत को एकीकृत कर पाएगी। मणिपुर पिछले 3 महीनों से जल रहा है, लेकिन भारत की जनता का ध्यान 19 जुलाई को तब जाता है जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट होता है। उस वीडियो में कुकी समुदाय की 2 औरतों को भीड़ नग्न अवस्था में परेड कराती है, और यही वीडियो देखने के बाद भारत की जनता का ध्यान मणिपुर की ओर आकर्षित होता है। और वीडियो सर्कुलेट होने के अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने का आदेश दिया। तब कहीं जाकर 76 दिन बाद हमारी मौन सरकार ने, या फिर यूं कहें मौन मोदी ने, अपना मौन व्रत तोड़ा और इस मुद्दे को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। आज जब मैं आपके बीच आया, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। मणिपुर में अब तक 140 से अधिक लोग हिंसा का शिकार हो चुके हैं और 50,000 से अधिक लोगों को बेघर होना पड़ा है। लेकिन मणिपुर में यह हिंसा आज से ही नहीं भड़क रही है, इसका इतिहास दशकों पुराना है। जाने माने इतिहासकार ज्योतिमर राय अपनी किताब मणिपुर का इतिहास में लिखते हैं, मैतेई महाराज पाम हेरिबा, जिनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने ही मणिपुर का नामकरण किया। ये मणिपुर के पहले हिंदू राजा थे जिनका शासनकाल 1709 से लेकर 1751 ईस्वी तक रहा, और उन्होंने ही मैतेई धर्म को त्याग करके हिंदू धर्म को अपना लिया। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उन्होंने ही सभी मैतेई समुदाय के लोगों को भी हिंदू धर्म में शामिल कर लिया। साल 1819 में राजा मरजीत सिंह का मणिपुर पर शासन था। ठीक उसी वक्त बर्मा ने मणिपुर पर आक्रमण कर दिया। उस वक्त आज के म्यांमार देश को बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार का भारत से पार्टीशन साल 1937 में अंग्रेजों ने किया। वो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। पतंगा मूवी का ये गाना जो साल 1949 में रिलीज हुई थी, उसमें जिस रंगून सिटी की बात हो रही है वो आज के म्यांमार में स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे मणिपुर में हिंसा हो रही है, लेकिन मैं म्यांमार की बात क्यों कर रहा हूँ, म्यांमार से इसका क्या रिलेशन? एक्चुअल में जो हिंसक घटना आज मणिपुर में हो रही है उसके तार कुछ हद तक म्यांमार से भी जुड़े हुए हैं। उसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मणिपुर को सबसे ज्यादा तबाही का मंजर देखना पड़ा, क्योंकि एक तरफ ब्रिटिश सेना थी और दूसरी तरफ आजाद हिंद फौज, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, और आजाद हिंद फौज के साथ जापानी सेना भी थी। लेकिन इसके बावजूद भी आजाद हिंद फौज को इस मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ा, और इस तबाही के बाद मणिपुर के लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर देते हैं। साल 1947 में जब भारत को आजादी मिलती है तब मणिपुर प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, और वहां पर महाराजा बुद्धा चंद्र का शासन हुआ करता था। 21 सितंबर 1949 को बुद्धा चंद्र ने भारत के साथ विलय कर लिया और 15 अक्टूबर को मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया। साल 1956 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, और आगे चलकर 1972 में मणिपुर भारत का 19वां राज्य बन गया। लेकिन मणिपुर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलते ही वहां पर आंतरिक संघर्ष चालू हो गया। 1990 के दशक में ही कुकी जनजाति भारत के अंदर ही कुकी लैंड नाम से एक अलग राज्य बनाने की डिमांड करने लगती है, जिसके रिस्पॉन्स में मैतेई जनजाति कुकी का विरोध करती है। फिर कुछ सालों बाद 1993 में मैतेई का मुसलमान पंगलों से और कुकी का नागा जनजाति से संघर्ष होता है, जिसमें 750 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। वर्तमान में मणिपुर की हिंसा को समझने से पहले हमें मणिपुर की डेमोग्राफी को समझना होगा। मणिपुर राज्य एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसके सेंटर में इम्फॉल घाटी और मणिपुर की पहाड़ियां स्टेडियम की गैलरी हैं। मणिपुर का टोटल एरिया 22,327 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका 10% भाग मैदानी भाग है, जहां की मिट्टी उपजाऊ है, जहां पर मणिपुर में ज्यादा खेती की जाती है, और 90% भाग मणिपुर का पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और उस 10% भाग पर मणिपुर की 60% से अधिक पॉपुलेशन रहती है, जो कि मैतेई समुदाय को बिलोंग करती है। मैतेई समुदाय में अधिकतर हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, और इसमें कुछ इस्लाम धर्म को भी फॉलो करते हैं। और अगर बात करें 90% लैंड एरिया की, जिस पर मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का केवल 35 से 40% लोग रहते हैं, जिसमें मेनली कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं, जिसमें से कुकी मोस्टली ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। और वर्तमान की हिंसा आज मेनली मैतेई समुदाय और कुकी जनजाति के बीच हो रही है, और इस हिंसा के पीछे मेनली 2 रीजन हैं। मणिपुर के कई जंगल और फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित किया गया है। राज्य में अलगाववाद का इतिहास रहा है, और इन्हीं पहाड़ियों में अलगाववादियों को छिपने के लिए
काफी जगह मौजूद है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था, इन्हीं पहाड़ी इलाकों में नागा और कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन फरवरी 2023 में मणिपुर गवर्नमेंट ने इन्हीं इलाकों में से आदिवासियों को खाली कराना शुरू किया। तब आदिवासी गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। उनका कहना था कि गवर्नमेंट हमारे होमलैंड से हमको अलग कर रही है, जबकि गवर्नमेंट का कहना था म्यांमार से ड्रग्स की इलीगल सप्लाई इन्हीं पहाड़ी इलाकों से हो रही है, और न ही केवल सप्लाई बल्कि यहाँ पर अफीम की खेती भी की जा रही है। 2018 में बीजेपी ने वॉर ऑन ड्रग्स के नाम से एक कैंपेन भी चलाया, जिसके रिस्पॉन्स में ये कार्रवाई की जा रही है। मणिपुर की पॉपुलेशन अराउंड 30 लाख है, जो कि भारत की टोटल पॉपुलेशन का मात्र 0.8% है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, भारत में टोटल HIV केसेस के 8% केसेस केवल मणिपुर राज्य से आते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, 19.8% ड्रग यूजर्स इन मणिपुर आर HIV पॉजिटिव। 2017 से लेकर 2021 तक 14,315 एकड़ में फैले अफीम की खेती को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की। चूड़ चंद्रपुर उन 5 डिस्ट्रिक्ट में से एक है जो म्यांमार के साथ 398 किलोमीटर तक का बॉर्डर एरिया शेयर करता है। 1937 से पहले म्यांमार जब भारत का पार्ट हुआ करता था, तब इन इलाकों में मेनली कुकी जनजाति रहती थी। लेकिन पार्टीशन के बाद मोस्टली कुकी म्यांमार में ही रह गए। लेकिन 10% से कम बॉर्डर फेंसिंग के कारण कुकीज इलीगली धीरे धीरे मणिपुर में प्रवेश करते चले गए, जिससे मणिपुर की डेमोग्राफिक कंडीशन चेंज हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर 1951 में मैतेई समुदाय की पॉपुलेशन ओवरऑल पॉपुलेशन का 59% थी, लेकिन 2011 में वो घटकर मात्र 44% ही रह गई। और यही नहीं, मणिपुर की पॉपुलेशन में सडन इंक्रीज भी देखा गया। 1941 से 51 के बीच में 12.8%, देन 1951-61 में बढ़कर 35% और 1961-71 में 37% तक हो गई। इसलिए मैंने म्यांमार का जिक्र वीडियो के बीच में किया था। म्यांमार के साथ भारत का विशेष समझौता है, क्योंकि कुकी जनजाति मणिपुर और म्यांमार दोनों में ही रहती है, जिसके कारण से म्यांमार के लोग 72 घंटे के लिए विदाउट वीजा भारत में 16 किलोमीटर तक प्रवेश कर सकते हैं, और वहीं भारत के लोग म्यांमार में 24 घंटे के लिए म्यांमार की सीमा में 16 किलोमीटर अंदर तक प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन 2021 में जब म्यांमार की आर्मी ने वहां की अपनी गवर्नमेंट को हटाकर आर्मी रूल को इम्पोज कर दिया, तब से कुकी ट्राइब्स का इलीगल इन्फिल्ट्रेशन मणिपुर में ज्यादा होने लगा, जिससे मैतेई समुदाय में इनसिक्योरिटी फैलने लगी। और इसका मेनली रीजन यह था कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 342, जिसकी वजह से कुकी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा प्राप्त था, और मैतेई समुदाय मेनली EWS, OBC और SC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण से मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में कुकी की जमीनों को नहीं खरीद सकते। लेकिन कुकी मैदानी भागों में आकर मैतेई समुदाय के लोगों की जमीन को आसानी से वो खरीद सकते हैं। इसी कारण से 2012 में STDCM यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर के द्वारा मैतेई समुदाय को भी एसटी में शामिल करने की मांग उठने लगी। और यह मांग हिंसा में तब बदल गई जब इस साल मणिपुर हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल को राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि वह 4 हफ्ते के अंदर मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल से कांटेक्ट करे। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन यही है मैतेई समुदाय द्वारा एसटी में शामिल किए जाने की मांग करना। अब आइए डिस्कस करते हैं मैतेई समुदाय की तरफ से क्या तर्क दिए जाते हैं उनको एसटी में रखने के लिए। 1949 में मणिपुर का विलय जब भारत में हुआ था, तब मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा प्राप्त था। अगर आज उन्हें एसटी का दर्जा मिल जाता है तो वो अपने समुदाय, अपनी संस्कृति और अपने कल्चर की रक्षा वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कुकी की इन्फिल्ट्रेशन मणिपुर में बढ़ रही है, तो आगे चलकर इनके अधिकारों के साथ साथ इनके लैंड एरिया भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ये एसटी के इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते। और अब बात करते हैं उन जनजाति समूह की जो मैतेई को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ हैं। कुकी ट्राइब्स का ये कहना है मैतेई समुदाय को ऑलरेडी पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता रहता है, क्योंकि वो पॉपुलेशन में अधिक हैं, तो विधानसभा में सबसे अधिक एमएलए मैतेई समुदाय से ही आते हैं। अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मणिपुर में टोटल 60 एमएलए में से 40 एमएलए मैतेई समुदाय को बिलोंग करते हैं, और 20 एमएलए में से नागा और कुकी समुदाय के लोग हैं। और अब तक केवल 12 चीफ मिनिस्टर में से केवल 2 ही चीफ मिनिस्टर जनजाति से बिलोंग करते थे। उनका कहना है अगर मैतेई को एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो उससे उनके नौकरी के अवसरों में कमी आ जाएगी, और मैतेई समुदाय को ऑलरेडी OBC, SC और EWS से मिलने वाले फायदे ऑलरेडी मिल रहे हैं। और बजट और विकास कार्यों का बड़ा हिस्सा इंफॉल घाटी में ही खर्च होता है, जहां पर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। अब आप में से तो बहुत लोग सोच रहे होंगे अगर मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने से ही यह हिंसक घटना रुक जाएगी, तो आखिर केंद्र सरकार इन मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा क्यों नहीं दे रही है। आइए जानते हैं कैसे किसी समुदाय को एसटी का स्टेटस मिलता है। देखिए, किसी भी समुदाय को एसटी स्टेटस प्रदान करने की पावर केवल केंद्र सरकार अर्थात संसद को ही है। तो फिर 18 अप्रैल को जो मणिपुर हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया जिसके रिस्पॉन्स में हिंसा भड़क गई, आखिर वो क्या था। कोई भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वह किसी भी समुदाय को एसटी स्टेटस प्रदान करे। मणिपुर हाईकोर्ट ने केवल इस मामले पर राज्य सरकार को विचार करने को कहा था और केंद्र सरकार से केवल इस मामले में ऑब्जर्वेशन मांगी थी, लेकिन मणिपुर हाईकोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को गलत समझा गया, जिसके कारण से हिंसा भड़क उठी। देखिए, हमारे समाज में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स दोनों को ही स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है। आम बोलचाल में दोनों ही शब्द एक समान लगते हैं, लेकिन इन दोनों ही शब्दों में काफी अंतर है।
जहां शेड्यूल कास्ट को शैक्षिक और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ा, वहीं शेड्यूल ट्राइब्स को शैक्षिक और सामाजिक अलगाव के साथ साथ जियोग्राफिकली सेपरेशन का भी सामना करना पड़ा, यानी उनको जियोग्राफिकली सेपरेट कर दिया गया था। शेड्यूल कास्ट हिंदू धर्म के फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि इनको हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के अनुसार डिवाइड किया गया है और उसी के आधार पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। जबकि शेड्यूल ट्राइब्स किसी धर्म विशेष के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी अपनी संस्कृति और अपने ट्रेडिशंस होते हैं। वैसे मैंने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यूसीसी की वीडियो में किया है, कैसे शेड्यूल ट्राइब्स अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन को बचाने के लिए यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दिलाने के लिए राज्य सरकार यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है। फिर ये पहले सेशन कमीशन ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार जनरल के पास ये प्रस्ताव जाएगा। ये दोनों ही होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। फिर रजिस्ट्रार जनरल अपनी रिकमेंडेशन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स को भेजेगा। फिर शेड्यूल कमीशन एक कमेटी बनाकर जो रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखेगी, उस रिपोर्ट को एज अ विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास किया जाएगा। फिर आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद उन समुदायों को एसटी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। और मैतेई समुदाय इसलिए भी एसटी में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के शेड्यूल ट्राइब्स को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी इन जनजातियों को भारत सरकार को एक भी रुपया टैक्स के रूप में नहीं देना होता है। जैसे जैसे रेलवे का विस्तार नॉर्थ ईस्ट में तेजी से हो रहा है, वैसे वैसे ये मांग और तेजी से उठने लगेगी, क्योंकि रेलवे के आने से नॉर्थ ईस्ट में विकास तेजी से फैलेगा। मणिपुर में सब कुछ बदल रहा है, वहाँ की सरकारें बदल रही हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, लेकिन नहीं बदल रहा है नागा, मैतेई और कुकी के बीच की हिंसा। इतिहास से लेकर वर्तमान तक इनके बीच में संघर्ष जारी है। मुझे उम्मीद है हमारी भारत सरकार और हमारी सुप्रीम कोर्ट मणिपुर गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस हिंसात्मक मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व कर लेगी। और वैसे भी मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे को इतने कम समय में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।